तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, और ये सेट नंबर 4 है। तो इसमें देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि मशीनें, उपकरण, सामग्रियाँ और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? सस्ते माल, उपभोक्ता माल, मध्यवर्ती माल या पूंजीगत माल? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये जो मशीन है, उपकरण है, सामग्रियां हैं और भवन जो हैं, ये पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुइपर बेल्ट बाहरी सौरमंडल में एक परितारकीय डिस्क है जो कि नेपच्यून की कक्षा से परे फैली हुई है, और क्षुद्रग्रह बेल्ट के समान कुइपर बेल्ट सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास से बचे हुए अवशेषों का एक क्षेत्र है। और नंबर 3 है कि बौने ग्रह कुइपर बेल्ट में स्थित नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 1 और 3, और सी विकल्प है 2, 3, डी है 1 और 2। बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि इस कथन में कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 ये दोनों सही है। यानी कि कुइपर बेल्ट जो है ये बाहरी सौर मंडल में एक परितार की डिस्क होता है कि जो कि नेपच्यून की कक्षा से परे फैला हुआ होता है, और क्षुद्रग्रह बेल्ट के समान ही कुइपर बेल्ट जो है सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास से बचे हुए अवशेषों का एक क्षेत्र होता है, जबकि बौने ग्रह कुइपर बेल्ट क्षेत्र में स्थित नहीं है। यह कथन असत्य है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि 1 और 2 कथन सही है। थोड़ी सी कुइपर बेल्ट की अगर हम बात करें तो कुइपर बेल्ट जो है नेपच्यून की कक्षा से अलग हटकर, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह से हटकर बर्फीले पिंडों का डोनट के आकार का एक क्षेत्र होता है। डोनट जो खाने वाला डोनट होता है उसके आकार का क्षेत्र होता है, जो कि प्लूटो और अधिकांश ज्ञात जो बौने ग्रह हैं और कुछ धूमकेतुओं हैं उनका घर हो, उसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कुइपर बेल्ट जो है इसमें लाखों अन्य बर्फीले ग्रह हो सकते हैं जो हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए हैं। यानी कि अब इसमें ऐसा होगा कि जैसे सौर मंडल का निर्माण हुआ, चलो ये तो बहुत लंबा हो गया कि सौर मंडल का निर्माण हुआ। मान लीजिए हमारा घर हम बनवा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है। अब घर बनाने के बाद जो सामान बच जाता है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जब सौर मंडल का निर्माण हुआ तो उससे जो सामान बचा वो कुइपर बेल्ट कहलाता है। और वैज्ञानिक जो है इस दुनिया को कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के रूप में पुकारते हैं। और हमारे सौर मंडल में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी कक्षा नेपच्यून से परे हैं। तो इन चीज़ों को कुइपर बेल्ट में शामिल किया जाता है। तो सौर मंडल की बात करें तो सूर्य और उसके चारों जो चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह और जो बहुत सारे उपग्रह हैं वो, और धूमकेतु, उल्का, क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से जो है सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि कथन 1 और 2 जो हैं ये सही हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तारकीय गुप्तता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारकीय गुप्तता तब होती है जब पृथ्वी से देखने पर कोई चमकीला तारा किसी ग्रह के पीछे से गुजरता है। और दूसरा कथन है कि वह घटना जो शायद ही कभी घटित होती है, यानी कि ऐसी घटना बहुत ही विरला घटित होती है, का उपयोग किसी ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण करने और यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उसके चारों ओर कोई वलय है या नहीं। अब बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला विकल्प है केवल 1, दूसरा विकल्प है केवल 2, और तीसरा विकल्प है कि 1 और 2 दोनों, और चौथा है कि न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि दोनों कथन जो हैं सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एक कथन गलत है और ना तो 2 कथन है गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अब तारकीय गुप्तता के माध्यम से ही ये जो अपना जो शनि ग्रह में जो वलय है, जो रिंग पाया जाता है, उसकी खोज की गई।
तो इसीलिए बताना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तार की गुप्तता तब होती है जब पृथ्वी से देखने पर कोई चमकीला तारा किसी ग्रह के पीछे से गुजरता है, यानी कि जैसे अपन शनि का जो वलय देखते हैं ना, तो उसको तार की गुप्तता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि इनमें से न तो एक कथन गलत है, ना ही दो। ठीक, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि गोदावरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। दूसरा कथन है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और तीसरा कथन है कि पूर्णा, इंद्रावती, मूसी और मजीरा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला कथन है कि केवल 1 और 2 है, और दूसरा विकल्प है कि केवल 2 सही है, और तीसरा विकल्प है कि 1 और 3 सही है, और चौथा विकल्प है कि 1, 2 और 3 यानी कि सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, अब देखेंगे गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिला से, और नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला कथन जो है असत्य हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, सत्य बात है, क्योंकि गोदावरी नदी जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 के आसपास, लगभग 1465 किलोमीटर में है इसकी लंबाई। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा कथन तो सही हो गया। और तीसरा कथन है कि पूर्णा, इंद्रावती, मूसी और मजीरा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो अब देखिए, ये पूर्णा नदी है, इंद्रावती नदी है और मजीरा नदी, ये तीनों जो है गोदावरी के सहायक तो हैं, लेकिन जो मूसी नदी है असल में ये कृष्णा नदी की सहायक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प। अब गोदावरी नदी की सहायक की अगर हम बात करें तो बाएं तरफ से इसमें बाणगंगा मिलती है, कड़वा नदी मिलती है, शिवना, पूर्णा, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तालीपेरू और सबरी नदी मिलती है बाएं तरफ से गोदावरी नदी में। जबकि दाएं तरफ से बात करें तो इसमें नसारदी शामिल है, प्रभा शामिल है, सिंधफाना, मंजीरा, मनैर और किनेरा सानी नदी शामिल है। तो यहाँ पे इस यानी कि चौथे प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। बिजली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिजली मतलब वही जो आकाशीय बिजली चमकती है उसके संदर्भ में। पहला कथन है कि बिजली एक तेज और विशाल विद्युत निर्वहन है जो कि तूफानी बादलों और जमीन के बीच होता है। दूसरा कथन है कि बिजली बादलों के भीतर नहीं गिरती। और तीसरा कथन है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से दुनिया का कई हिस्सों में गर्म बिजली गिरने की संभावना बढ़ सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है केवल 1, 2, दूसरा विकल्प है 1 और 3, तीसरा विकल्प है 2 और 3, चौथा विकल्प है 1, 2, 3। बताना है कि इनमें से कौन सा बिजली के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पे सही कथन जो है वो बी हो जाएगा कि 1 और 3 जो है सही है, कि बिजली एक तेज और विशाल विद्युत निर्वहन है जो कि बादलों के बीच होता है, और इसके लिए जब बिजली गिरता है तो तूफानी बादलों और ज़मीन के बीच बिजली गिरता है। ठीक है, और बिजली बादलों के भीतर नहीं गिरती, तो ऐसा नहीं है, बादलों के भीतर ही गिरता है। तो ये जो 2 है वो गलत हो जाएगा। और 3 है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से दुनिया के कई हिस्सों में गर्म बिजली की संभावना बढ़ सकती है। अब देखिए, साइंस एंड टेक में क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो संभावना होता है वो लगभग सच होता है। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 कथन विकल्प बी में है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे जो कि बवंडर या टॉर्नेडो के संदर्भ में है। तो टॉर्नेडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बवंडर जो है हवा के ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो गरज के साथ बनते हैं लेकिन जमीन तक नहीं पहुंचते। और दूसरा कथन है कि हवा की गति और दिशा में परिवर्तन से तेज बवंडर आ सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही, कौन सा या कौन से कथन सही है बताना है। पहला कथन है कि केवल 1, दूसरा विकल्प है केवल 2, और तीसरा विकल्प है कि 1 और 2 दोनों, और चौथा है कि न तो 1 और न ही 2। तो यहां पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल दूसरा कथन जो है ये सच है कि हवा की गति और दिशा में परिवर्तन से तेज बवंडर आ सकते हैं। पहला कथन है कि बवंडर हवा के ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो गरज के साथ बनते हैं लेकिन जमीन तक नहीं पहुंचते। यह कथन गलत है क्योंकि वो जमीन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी केवल 2। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करें। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है कि मूल भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं थे, और दूसरा है कि मूल भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान थे, और तीसरा है कि राजद्रोह को बढ़ते वहाबी आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है B, तीसरा विकल्प है 1 और 3, और चौथा विकल्प है 2 और 3। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मूल भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं थे, ये कथन सत्य है। ठीक है, अब पहला कथन सत्य है, इसका मतलब दूसरा कथन असत्य होगा कि मूल भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान थे, नहीं था। अब देखिए, कानूनों में सुधार वक्त के हिसाब से किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, कोई कानून बन गया लेकिन उस समय कुछ चीज़ अगर छूट जाता है तो उससे बाद में बदला भी जाता है। जैसा कि वर्तमान समय में अभी जो भारतीय दंड संहिता थी उसे भारतीय न्याय संहिता में बदल दिया गया है, और इसमें कुछ अनुच्छेद कम कर दिए गए हैं, कुछ सजा को बढ़ा दिया गया है। तो उसी तरह जब जो मूल भारतीय दंड संहिता था इसमें राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं थे, और तीसरा कथन है कि राजद्रोह को बढ़ते वहाबी आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। वहाबी आंदोलन जो कि आधुनिक भारत आज़ादी के जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1857, उसके बाद वहाबी आंदोलन जो हुआ था, तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो सही कथन हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 जो है सी विकल्प है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के लिए जिस पर की आरोप लगाया गया है। तो सच है ये कथन। ठीक है, और भारत का संविधान दोहरे खतरे से सुरक्षा की गारंटी देता है, ये भी सच है कि भारतीय संविधान जो है दोहरे खतरे से सुरक्षा की गारंटी देता है। यानी कि अगर आप किसी जुर्म में आपको एक बार सजा हो गया है तो उसी जुर्म में दोबारा आपको सजा नहीं हो सकता। ठीक है, और तीसरा है कि भारत में किसी भी कानून में पूर्वव्यापी संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो पूर्वव्यापी संशोधन है ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि जो सिविल मामले होते हैं उनमें किए जाते हैं और होते रहे हैं। सिंपल उदाहरण आपको देता हूँ कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसमें जो 2005 से पहले जो जो घर की बेटियां होती थी उनको बराबर हक नहीं मिलता था, लेकिन 2005 में इनको 5 के बाद में संशोधन किया गया इसमें, और नियम लागू किया गया कि बेटियों का हक जो है बेटों के बराबर होगा, तो ये संपत्ति में उनके बराबर का हक होगा। तो यानी कि मान लीजिए, आई एम नॉट श्योर, बट 2005 में कन्फर्म है कि ये हुआ था संशोधन। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि 2007 में ये संशोधन हुआ, तो इसमें ये लिख दिया जाता है कि यह उस दिन से प्रभावी माने जाएंगे, यानी कि 2005 से ही यह संशोधन प्रभावी माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नंबर 3 जो कथन है वो गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2 कथन सही है, तो सही विकल्प यहाँ पे। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं, केवल 1 कथन, केवल 2 कथन, सभी 3 या कोई नहीं। तो यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प। अब प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 9वां है कि न्यायाधीशों के सुनवाई से अलग होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि न्यायाधीशों को सुनवाई से अलग होने का तात्पर्य यह है कि जब हितों का टकराव होता है तो न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से हट सकते हैं। और दूसरा कथन है कि यदि यह प्रथा इस सिद्धांत से आती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। और तीसरा, संविधान सुनवाई से अलग होने के नियमों को नियंत्रित करता है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। तो अब देखिए, जो नंबर 3 विकल्प है कि संविधान सुनवाई से अलग होने के नियमों को नियंत्रित करता है, तो संविधान में कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो तीसरा कथन है वो गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 2 कथन सही हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सही हैं, पहले और दूसरे। अब प्रश्न नंबर 10 देख लें। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार भारत के क्षेत्र आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत की किसी भी आधिकारिक भाषा का उपयोग करने के पात्र हैं।
ठीक है। दूसरा कथन है कि क्षेत्रीय भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा चाहता है। और तीसरा कथन है कि संसद ने आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित किया, जिसमें 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग का प्रावधान किया गया। अब बताना है कि इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है 1 और 3, तीसरा विकल्प है 2 और 3 और चौथा विकल्प है केवल 3। तो देखिए, इसमें जो पहला कथन है सत्य है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के क्षेत्र जो हैं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत की किसी भी आधिकारिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आसाम की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश है। सॉरी, असम की बात कर रहे हैं तो असम का जो आधिकारिक भाषा है वो असमिया है। ठीक है, तो पहला विकल्प जो है सही है। और दूसरा कथन है कि क्षेत्रीय भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री को लगता है। तो ऐसा नहीं है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा चाहता है तो यहाँ पे जो कथन 2 है वो गलत है। तो 1 और 3 कथन जो है ये सच है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 1 और 3। और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 11वां है कि इनमें से कौन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? अहिच्छत्र, चंपा, ताम्रलिप्त या श्रावस्ती? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि ताम्रलिप्त जो है ये प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। और प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? चो ओयू, मकालू, लाहौत्से या धौलागिरी? सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि धौलागिरी को श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और असल में क्या है कि धौलागिरी पर्वत जो है मतलब यहाँ पे क्या है, जो ताजी गिरी हुई बर्फ है तो उसकी वजह से ये सफ़ेदी से चमकते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि जो चोटी है विशाल चमकते हुए पिरामिड जैसे दिखती है। तो इसके लिए इसे व्हाइट माउंटेन या श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी या पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? 1699 में, 1738 में, 1674 में या 1761 में? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो सही विकल्प नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 14 है कि घटम क्या है? बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है, या हाथ में लेकर बजाया जाने वाला ड्रम जो कि एक तंबूरे जैसा दिखता है, या फिर लकड़ी और धातु से बना एक सुशिर वाद्य, या चमड़े और कटहल की लकड़ी से बना तबला? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? जे कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट या श्री अरविंदो? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि श्री अरविंदो जो हैं ये द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 मार्च, 5 अप्रैल, 18 फरवरी या 22 मार्च? सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? यह 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के मध्य हुआ था। बताना है कहाँ हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या मद्रास में? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये बॉम्बे शहर में हुआ था, और बॉम्बे के एक संस्कृत महाविद्यालय में जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ हुआ था 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में
स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या 1956? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1952 में कराए गए थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 19वां है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? अभी थोड़ी चर्चा में बना हुआ है ये पंचशील समझौता। हालांकि पंचशील समझौता हो जाने के बाद भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था, यानी कि चीन ने भारत पर हमला किया और काफ़ी दुष्परिणाम निकले, आज भी भुगत रहा है देश इस पर। लेकिन मतलब कंटेम्प्रेरी समय में इस जो समझौता है इसका महत्व बना हुआ है नैतिक तौर पे, और ये जो समझौता है असल में बहुत सारे देशों के लिए एक बेस प्रदान करता है। मतलब भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उस नीति को दर्शाता है। तो यहाँ पे विकल्प है 1949, 1962, 1954 या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि पंचशील समझौता जो है ये 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए किया गया था, जो कि पहली बार 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर या प्रधानमंत्री जिनका नाम था चाओ एन लाई उनके मध्य हुआ था। अब जो पंचशील समझौता है इसकी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, जो 5 समझौता है तो हम देखेंगे पहला तो इसका जो तथ्य है वो ये है कि प्रत्येक देश जो है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का परस्पर सम्मान करेंगे। और दूसरा सिद्धांत था इसमें कि गैर आक्रमण का सिद्धांत, यानी कि इसके तहत तय किया गया था कि कोई भी देश जो है किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरे पर था, जो तीसरा इसमें समझौता है वो था ये कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश जो हैं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और चौथा सिद्धांत था इसमें, इसके तहत तय किया गया था कि सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे। और जो 5वां और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत था इसमें था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि पीसफुल को एक्सिस्टेंस। इसका माना गया है, इसके तहत कहा गया है कि सभी देश शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होने देंगे। हालांकि भारत को इसका काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, खैर आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो साथियों ये था एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का सेट, और ये सेट नंबर 4 था। आई होप कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगा। तो बस व्यस्त रहें, मस्त रहें, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, लोगों को शेयर करें। बहरहाल अपने आप को बेहतरीन तैयार करें, क्योंकि इस बार जो पोस्ट है थोड़ी सी कम है, 17,000 कुछ है। तो लेकिन आपको एक सीट से मतलब है, तो आपको एक सीट के लिए फाइटना है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।